अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे एड मैथ्स का स्पेसिमेन पेपर 2 कर रहे थे विद कैलकुलेटर वाला। तो आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 8 तक पहुंच गए थे हम। अब देखो 8 में क्या बोल रहे हैं कि शो दैट कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x बराबर है 1 माइनस साइन 2x के। तो हमें आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। तो मुझे बताओ, देखो आपको पता है भाई कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2x। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन ऑल्सो से भाई कि साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ है, कॉस स्क्वायर 2x बराबर है किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x के, है ना। तो ये हमने निकाल लिया इससे। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दो कि भाई कॉस स्क्वायर 2x जो है वो बराबर है किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x के। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x के, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब देखो, वी ऑल्सो नो कि भाई हम पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रा में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। इसको आप खोलते किस तरह हो, ये बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ देखो, सपोज कर लो कि जो 1 है ना ऊपर न्यूमरेटर में, ये ए है, तो 1 का स्क्वायर कर दो। और यहाँ तो साइन 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 2x तो समझ लो, साइन 2x है ना, समझ लो ये बी है, तो इसका भी स्क्वायर हुआ है। तो ये बन गई फॉर्म ये वाली। तो आपको खोलना है इसको बस। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, किस तरह खोलेंगे इसको, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 2x इंटू 1 माइनस साइन 2x अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस साइन 2x। ये करने से फायदा क्या हुआ, ये और ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस साइन 2x। तो हेंस हमने जो है प्रूफ कर दी आइडेंटिटी। ठीक है। अब क्या बोल रहा है पार्ट 2 में कि हेंस सॉल्व 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब देखो ये 3 से एक्स्ट्रा आ गया इस पूरी जो आपके पास लिखी हुई है, आइडेंटिटी लिखी हुई है, जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें 3 जो है एक्स्ट्रा आ गया। और ये पूरी तो हम सॉल्व कर चुके हैं ऊपर वाले पार्ट में। ये किसके बराबर है पूरा, ये बराबर है इसके 1 माइनस साइन 2x। तो ये क्या बन गया, 3 इंटू 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल टू 1। 3 को उधर भेज दो, तो क्या बन गया 1 माइनस 3 हो गया, मतलब -3 साइन 2x इज इक्वल टू -2। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन 2x बराबर हो गया 2/3 के। ये आपके पास बन गई इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व करना है फॉर दिस रेंज। ठीक है। अब ये वो सवाल बन गया आपके पास ना कि भाई किस तरह हम एंगल्स फाइंड करते हैं। ये बहुत ही टिपिकल सवाल होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत इस तरह की करवाए हुए सवाल आते ना लेक्चर्स में। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करते हो भाई, आप चेक करते हो रेंज को। रेंज कहाँ से कहाँ दी हुई है, फ्रॉम 0 to 90 दी हुई है। अब मुझे बताओ क्या रेंज को ऑल्टर करने की ज़रूरत है। हाँ ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2x है ना। तो हम क्या करेंगे, रेंज को भी, और ये रेंज x की है और यहाँ 2x है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रेंज को पहले ऑल्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 2x, और 90 × 2 क्या होता है, 180। तो ये आपके पास क्या आ गई है, न्यू रेंज आ गई है। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब जो है हम बेसिक एंगल निकालेंगे, बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। किस तरह करेंगे, sin 1/2/3। तो sin 1/2/3 क्या बन रहा है, और क्योंकि हमारे पास डिग्री में है एंगल्स, तो हमारा जो कैलकुलेटर कैलकुलेटर का मोड होगा ना वो डिग्रीज में होगा।
तो साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3 विल बी 41.81 डिग्री। ठीक है, आपने निकाल लिया बेसिक एंगल। अब जो है आप ए एस टी सी अप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन 2x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो मतलब साइन क्या है, पॉजिटिव है। और साइन जो है पॉजिटिव होता है दो क्वाड्रेंट्स में, ए और एस में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास 2x बराबर हो गया 41.81 के, और 180 माइनस 41.81 के। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 41.81 कॉमा 180 माइनस 41.81 इज इक्वल टू 138.19। सही है, तो अब निकाल लेंगे हम x की वैल्यूज। टू को उधर भेज दो, तो 41.81 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20.9 आ रहा है एंगल एक। और 138 को 0.19 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बन रहा है आपका 69.1 डिग्री। तो ये आपके दो आंसर आ गए फॉर दी क्वेश्चन नंबर फॉर पार्ट 2। सही है, फिर क्या बोल रहा है आपसे, फिर आपसे ये बोल रहा है पार्ट बी में कि सॉल्व द इक्वेशन कॉट y-π/2 इज इक्वल टू √3 फॉर, और रेंज क्या दी हुई है, 0 till π। ठीक है, अब अगेन वही काम करेंगे हम जो हमने ऊपर किया है, बस फर्क क्या है कि अब बात हो रही है रेडियंस में। तो भाई क्या कर देंगे, पहले हम रेंज चेक करेंगे। ये हमारे पास रेंज है, तो क्या रेंज को ऑल्टर करने की ज़रूरत है। हाँ ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी वाई ऑल्टर हो रहा है ना, और इसे वाई की रेंज है, तो हम क्या करेंगे, इस रेंज में से -π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया पाई -π/2, y-π/2। और पाई -π/2 क्या होगा, और याद रहे आपका जो मोड हो कैलकुलेटर का वो रेडियन मोड में हो। सही है, क्योंकि बात अब रेडियंस में हो रही है। पाई -π/2 बन गया हाफ पाई। ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई है, न्यू रेंज। ठीक है, अब बस आपने रेंज निकाल ली है। अब जो है आप सॉल्व करो इसको। अच्छा, एक और चीज़ है वैसे, आपके पास जो है यहाँ पर कॉट दिया हुआ है ना, कॉट मतलब क्या होता है, कॉट मतलब होता है 1/10, तो ये बन जाएगा 1/10, 10y-π/2 इज इक्वल टू √3। तो ये बन गया 10y-π/2 इज इक्वल टू 1/√3। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सही है, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन, आपने रेंज भी ऑल्टर कर ली है। अब क्या निकालोगे आप, अब आप निकालोगे बेसिक एंगल। 10 उधर भेज दो, 10 इनवर्स हो गया 1/√3। 10 इनवर्स 1/√3, ये आपके पास आ गया 1/6 पाई। या एंगल, बेसिक एंगल। और मुझे खुद बताओ, 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। तो अब आप फॉर्म करो ए एस टी सी, क्वाड्रेंट्स जो है चार, और 10 पॉजिटिव है, तो 10 हमारे पास पॉजिटिव होता है अगेन इन टू क्वाड्रेंट्स, वन और थर्ड में। ठीक है, तो ये आप इसकी बेसिस पे आप जो है नोट कर लो इसको। y- π/2 बराबर हो गया एक तो π/6 के,
कॉमा, और ये हो गया पाए 180 प्लस पाए अपॉन 6, यानी पाए प्लस पाए अपॉन 6, तो पाए बराबर होता है 180 के, राइट। तो वाई माइनस पाए अपॉन 2 इज इक्वल टू पाए अपॉन 6, ठीक है। पाए अपॉन 6 हमारे पास क्या बन रहा है, पाई अपॉन 6 ही आई है, और पाई प्लस पाई अपॉन 6 क्या आ रहा है, पाई प्लस पाई अपॉन 6, ये आ रहा है 7/6 पाई, ठीक है। अब वाई किसके बराबर हो गया, माइनस पाई अपॉन 2 को उधर भेज दो, तो पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 2 बन गया 2/3 पाई, और 7/6 पाई प्लस पाई अपॉन 2, ये क्या बन रहा है, 5/3 पाई, ठीक है। अब देखो भाई, हमारे पास अगर आप नोटिस करो, हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं वाई की, ठीक है। और लेकिन हमारी अगर हम रेंज की बात करें ना, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ तक दी हुई है, रेंज है हमारे पास माइनस पाई अपॉन 2 से लेकर हाफ पाई तक, ठीक है। तो अगर देखा जाए, जो 2/3 पाई है, 2/3 पाई की वैल्यू है। अब देखो, अगर हम इसको लिखें डेसिमल की फॉर्म में चेक करने के लिए, तो हाफ पाई का मतलब क्या होता है, हाफ पाई का मतलब होता है 1.57, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, इनको चेक करते हैं। 2/3 पाई का मतलब क्या है, 2/3 पाई का मतलब है 2.09, ठीक है। और 5/3 का मतलब क्या है, 5/3 पाई 5.2, सही है। तो अब देखो भाई, हमारे पास जो बात हो रही है वाई की ना, वाई की बात हो रही है, ये वाई की वैल्यूज है। तो हम देखेंगे भी वाई की रेंज, हमारे पास क्वेश्चन में वाई की रेंज क्या थी, 0 से लेकर पाई तक। अब 0 से लेकर पाई तक का मतलब क्या है, हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज है वाई वाई माइनस पाई अपॉन 2 की। तो जो यहाँ वैल्यूज है ना, ये जो निकाली है हमने, इसके लिए हम इसको देखेंगे, इस रेंज को। लेकिन जब जो हमने निकाली ना वैल्यूज फाइनल वाई के लिए, उसको उसके लिए हम देखेंगे वाई की रेंज को ही, जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ओरिजिनल जो रेंज थी ना। तो मुझे बताओ, जो पाई की वैल्यू होती है, अगर हम लिखे डेसिमल में पाई की वैल्यू, तो वो क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है ना, 3.14। तो मुझे बताओ, इस रेंज में जो हाईएस्ट वैल्यू दी हुई है कि भाई वाई की जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, दैट शुड बी 3.14। अब तो मुझे बताओ, बेस्ड ऑन दिस रेंज, हमारे पास इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो रेंज से बाहर है। तो ऑब्वियसली 5.2 वाली जो वैल्यू है, ये रेंज से बाहर है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 2/3 पाई मतलब 2.09, ठीक है। ये आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी and an arc AXB of a circle with center at O, the midpoint of DC. The length of BC is 8 centimeter and the length of DC is 30 centimeter. ठीक है। एंगल AOB is थीटा रेडियंस, सब गिवन है, दिख रहा है हमें शेप में। क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेप ADOCBX, मतलब ADOCBX, ये आपका होगा पेरीमीटर। तो ये बहुत इजी है यार, बेसिकली आपको निकालना है पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर में निकालते हुए आपको भाई, ये साइड गिवन है, रेक्टेंगल है ना, तो ये भी 8 होगी। और ये साइड तो वैसे ही गिवन है, DC, और BC भी गिवन है। निकालना है क्या आपको असल में,
ये लेंथ निकालनी है, ये आर्क लेंथ। अब देखो आर्क लेंथ कब आती है, किस तरह आएगी आर्क लेंथ। अब देखो ये जो पूरा है सेक्टर है एक सर्कल का। अब पी नो के यार जो आर्क लेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा। तो हमारे पास थीटा भी गिवन नहीं है और ये रेडियस भी गिवन नहीं है, तो ये हमें फाइंड करना है असल असल में। तो कर लेते हैं फाइंड, बहुत इजी है। किस तरह इजी है, इसलिए इजी है क्योंकि रेडियस अगर हमें फाइंड करनी है तो हमारे पास खुद देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है रेक्टेंगल में, ठीक है, जिसका आपको हाइट 8 दी हुई है और आपको बेस भी बताई हुई है, क्योंकि आपने आपसे कहा हुआ है ना कि जो ओ है ना वो मिड पॉइंट है डीसी का, मतलब ओ सी भी 15 है और डी ओ भी 15 है। तो क्या मतलब हुआ, आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया राइट एंगल विद बेस 15 और हाइट 8, ठीक है, और आपको ये रेडियस निकालनी है। तो क्या अप्लाई कर दोगे आप, अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो आर हो गया अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो आर क्या आ गया आपके पास, 17 आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। तो आर तो निकाल लिया आपने। अब थीटा निकालते हैं। अब देखो थीटा निकालने के लिए अगेन, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ इस ट्राइंगल में, किस तरह फाइंड करूंगा, ये इसका ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है। तो अप्लाई कर दो यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा, समझ लो ये थीटा है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा क्या हो गया बराबर टेन इनवर्स 8/15, यानी थीटा हो गया पॉइंट, बल्कि इस तरह कर लो ना, थीटा हो गया टेन इनवर्स 8/15। अब देखो ये एंगल भी मेरे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स 8/15, और ये एंगल भी सेम ही होगा, दैट सी बात है क्योंकि सेम ही डायमेंशन है। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 8/15। और ये पूरा जो है हमारे पास, ये पूरा एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगल की स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली, तो ये पूरा मिला के बनेगा 180 के बराबर, मतलब पाई के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, टू फाइंड जस्ट दिस थीटा वी कैन सब्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एंगल्स को जो निकाले ट्राइंगल्स के हमने, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई में से टू फाइंड जस्ट दिस थीटा। तो पाई में से पाई -2 टाइम्स टेन इनवर्स 8/15, अगर हम करेंगे पाई -2 टाइम्स टेन इनवर्स 8/15 अगर हम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आ रहा है 2.16, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2.16। तो अब क्योंकि हमारे पास आर भी आ गया थीटा भी आ गया, नाउ नाउ वी कैन इजीली फाइंड द आर्क लेंथ, जो कि आ रही है, आर क्या निकाला है हमने 17, थीटा क्या निकाला है 2.16। तो 17 इंटू 2.16 बनता है 36.72। ये आ गया बेसिकली हमारे पास इस पूरी आर्क लेंथ का की लेंथ आ गई बेसिकली। अब निकाल लेते हैं पेरीमीटर, क्या मसला है। एडी मतलब 8 प्लस डीसी मतलब 15, मतलब प्लस बीसी मतलब अगेन 8, और प्लस ए एक्स बी आर्क मतलब 36.72। तो 8 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 36.72, हमारे पास क्या बन रहा है, 8 प्लस 8 प्लस 30 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 2.16, हमारे पास आंसर जो आ रहा है ना इसका आ रहा है 82.72। यही आपका आंसर है, पेरीमीटर आ गया। आई होप क्लियर है।
ठीक है। सही है, तो आप इसलिए क्या करो, आप जो है ना, आपने आर्क लाइन निकाल ली, आर थीटा। ठीक है। तो R17 है और थीटा क्या है, 2.16, 36.72। तो ये मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये 30 है, 15 नहीं है, 30 है, ठीक है। पूरा में आ रहा है ना, 15, 30 है, सही है। तो 8 + 30 + 8 + 36.72 क्या बन गया, 82.72, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब फर्दर क्या बोल रहा है वो, कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। अब एरिया निकालना है इसका। एरिया किस तरह फाइंड करेंगे हम, एरिया हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हम जो है, जो ट्राइंगल्स हैं दो बन रहे हैं, उनका हम एरिया निकाल लें, कि भाई एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स प्लस एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं, उनका फॉर्मूला साफ साफ अप्लाई हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस क्या है 15, इंटू हाइट क्या है 8, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 17 निकालिए हमने, स्क्वायर कर देंगे। और थीटा क्या निकाला है हमने, 2.16। तो ये अप्लाई करना है सिंपली। तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 432.12। ये आपका आंसर हो गया फॉर एरिया ऑफ द शेप। आगे बढ़ते हैं। अब 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2k - x/k⁵ where k is a constant, the coefficient of x square is 160, find the value of k। सही है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, तो हमने ये रूल पढ़ा था कि जब भी आपके पास x जो है वो सेकंड प्लेस में हो, तो जो रिक्वायर्ड पावर ऑफ x होती है ना, जो इस केस में 2 है, वही आपके पास क्या होता है, r। r भी आप 2 कर दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, NCR, A n - r, B r। ठीक है। तो r क्या है यहाँ पे हमारे पास, r हमारे पास 2 है। ठीक है। r हमारे पास क्या है, 2। ठीक है। तो और n क्या है, 5। तो 5C2, और a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2k, n - r क्या है, 3 हो गया, इंटू B क्या है, सेकंड टर्म, -x/k की पावर, क्या हो जाएगा, r क्या है हमारे पास, 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास, जब हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, जो दी हुई है उसने हमें, 160x²। ठीक है। तो इससे हमने इसको इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमें के निकालना है। तो के निकाल लेते हैं। 5C2 क्या बनता है, डालो कैलकुलेटर में, 10 बनता है। और 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 k³ इंटू -x² क्या होता है, x² अपॉन k²। k² से कट गया, के एक बचा, इज इक्वल टू 160x²। ठीक है। तो ये हो गया 10 × 8 = 80, के x² इज इक्वल टू 160x²। ये कट गए, तो क्या बचा, 80k इज इक्वल टू 160। तो k बराबर हो गया 160/80 के, यानी k आ गया आपके पास 2। ठीक है। क्या वैल्यू आ गई k की, k आ गया आपके पास 2। तो ये हमने कर दिया पार्ट ए। पार्ट बी क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x⁶ इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। तो ये तो हमें साफ साफ अप्लाई करने फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, स्टार्टिंग विथ NC0, मतलब 6C0, A n - r इंटू B r, सेकेंड टर्म से आएगी 6C1। ठीक है।
और थर्ड टर्म आएगी 6c2 a n - r इंटू बी की पावर r। इसको आप सॉल्व करो। 6c0 क्या होता है, 1 होता है। 1, और 1 की पावर एनीथिंग 1, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो पहली टर्म क्या आ गई, 1 आ गई हमारे पास। सेकंड टर्म 6c1 क्या होता है, 6 होता है, और 1 और 3x। तो ये हो गया 18x। ठीक है। 6c2 क्या होता है, 15 × 1 × 9x², यानी 15 × 9 क्या बन गया, 135x²। इनको आप साथ लिख लो। तो आपके पास फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ गई, 1 + 18x +135x²। ये आपकी आ गई है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, वही मांगी हुई। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट टू में क्या बोल रहे हैं, व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x⁶ × a + x⁴ is written in ascending powers of x, the first three terms are this: 4 + 68x + bx2, where a and b are constant, जो निकालने हैं हमें। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। अब देखो आपके पास जो है एक्स वाली टर्म दी हुई है और x² वाली टर्म दी हुई है। तो हमें यहीं तक एक्सपेंड करना है। इसको किस तरह करेंगे, इसका जो एक्सपेंशन है, रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, वो हम कर चुके हैं पिछले पार्ट में। तो आप वही लिखोगे यहाँ पर, वही मेंशन कर लो। इसको आप खोल दो उन थ्री टर्म्स में, तो ये क्या बन गई, 1 + 18x +135x²। ठीक है। और यहाँ क्या दी हुई है, इसको भी आप खोल लो। ये वो बन गया ना फॉर्म, a + b² वाली फॉर्म। उसको आप खोल लोगे, a² +2ab यानी 2ax प्लस, हो गया b² यानी x²। ठीक है। अब देखो आपको ना इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो है पहली टर्म आए कांस्टेंट वाली, दूसरी टर्म आए एक्स वाली, तीसरी टर्म आए x² वाली। तो पहले हम निकालते हैं कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट किस तरह आएगा कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें a² से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो 1 × a² क्या हो गया, a² हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट। और ये हमें किसके किसके बराबर है, 4 के बराबर है, जो हमें दिया हुआ है। तो a² हमारे पास किसके बराबर हो गया, a² बराबर हो गया 4 के। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली, ये हमने निकाल लिया कांस्टेंट, और उसको हमने करवा दिया इक्वेट विद द अप्रोप्रिएट वैल्यू। अब निकालते हैं हम एक्स वाली टर्म। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, वो इस तरह फाइंड करेंगे भाई। देखो 18x को अगर मल्टीप्लाई करूँ a² से, जब भी मेरे पास क्या आएगी, कांस्टेंट एक्स वाली टर्म आएगी। तो ये हो जाएगा 18 x × मतलब 18a²x। ठीक है। और कब आएगी एक्स मेरे पास, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ इस कांस्टेंट वैल्यू को विथ द एक्स वाली टर्म। तो वो क्या आ जाएगा, 1 × 2x, मतलब 2ax बन गया आपके पास, ही आ गया, सही है। और इसको आप कर दोगे इक्वेट विद द गिवन वैल्यू 68x। ठीक है। तो क्या बन रहा है हमारे पास, 18a²x +2ax = 68x। सही है। तो x तो कट जाएगा आपके पास, कॉमन ले लोगे आप, है ना। तो ये क्या बचा, 18a² +2a = 68। ठीक है। और 18a² +2a -68 = 0। ठीक है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व करोगे। अब मेरे पास ए की दो इक्वेशंस आ रही हैं ए निकालने के लिए। अगर मैं ए इससे फाइंड करता हूँ ना, तो मेरे पास आ रहा है a = +-2, मतलब a +2 भी आ रहा है और a -2 भी आ रहा है। सही है। ये आ रही है ए की दो वैल्यूज।
लेकिन अगर मैं इससे ए निकालता हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बाय अप्लाइंग मिडिल टर्म, तो मेरे पास अगेन ए की दो वैल्यू आ रही है। एक आ रहा है ए 17/9, और एक आ रहा है ए -2। तो आप चेक कर रहे हो कि मेरे पास एक वैल्यू ऐसी है ए की जो कांस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट है। वो कौन सी है? -2। बाकी ये दोनों चेंज हो रही हैं। तो इनको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। इनको पिक नहीं करेंगे हम जो ए की वैल्यू फाइंड लेंगे ना, वो टू फाइंड द बी, टू फाइंड बी, वो हम लेंगे -2। ठीक है, ये नहीं लेंगे। तो ए क्या हो गया? ए बराबर हो गया -2। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब आते हैं बी निकालते हैं। अब बी निकालने के लिए बी किस तरह निकालेंगे? बी कौन सी वैल्यू पे है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। वो किस तरह निकालेंगे भाई? कि अगर मैं 135 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं ए स्क्वायर से, ठीक है, या एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं 1 से, तो जब मेरे पास क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 135 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए क्या होता है? 135 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, मतलब एक्स स्क्वायर ही आ गया। ठीक है। अच्छा, और एक और तरीके से एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है। कब आ रहा है? कि जब मैं 2ax को मल्टीप्लाई करूं 18x से। तो 2ax मल्टीप्लाई बाई 18 क्या होता है? 36a एक्स स्क्वायर। और ये सब बराबर होंगे किसके? बी एक्स स्क्वायर के। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर सब जो कट जाएंगे, कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो आपके पास क्या बन गई इक्वेशन? 135a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो आप। 135a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 36a इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास ए की वैल्यू आई हुई है -2। इंसर्ट कर दो। 135 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 36 इंटू -2 विल बी इक्वल टू बी। तो 135 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 36 इंटू -2, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 469। बी की वैल्यू क्या आ रही है? 469। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं आपसे? कि द डायग्राम शोज अ कोन ऑफ बेस रेडियस एक्स, हाइट वाई एंड स्लोपिंग एज जो है, जो स्लांट हाइट है, वो दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब। शो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया एस ऑफ द कोन इज गिवन बाय दिस। अच्छा, अब जो है कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है कोन का, वो हमने क्या पढ़ा है? तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का, वो क्या होता है? πr/l। एल मतलब स्लांट हाइट। तो हमें एल तो गिवन है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें आर निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? लेकिन आर भी गिवन है, क्या गिवन है? एक्स गिवन है। ठीक है। तो πr/l हम कर देंगे टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सही है। तो हमारे पास क्या आ गया सरफेस एरिया? π/x इंटू एल, मतलब स्लांट हाइट। लेकिन मसला ये है कि हमें शो करना है इस फॉर्म में, तो हमें वाई को खोलना पड़ेगा। सही है। हमें वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अब वाई किस तरह निकलेगा भाई? ये देखो, हमें पता है भाई कि जो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है वो क्या होता है? 1/3 πr, 1/3 πr स्क्वायर एच होता है। हाँ, 1/3 πr स्क्वायर एच। ठीक है। तो अगर मुझे वॉल्यूम पता है, यहाँ पर दी हुई है 10 पाए,
और 1/3 पाई आर भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और एच हमें भी दिया हुआ है वाई। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में वाई को फॉर्म कर लेंगे सब्जेक्ट। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 30 हो गया ये एक्स स्क्वायर वाई। तो वाई क्या हो गया बराबर 30/, एक्स स्क्वायर के, ये हमने निकाल लिया वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम कुछ नहीं करेंगे, वाई की वैल्यू को इस फॉर्मूले में इंसर्ट कर देंगे टू अचीव द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो गया, एस इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या है, वाई हो गया मेरे पास 30/एक्स स्क्वायर ना। ठीक है, सही है। तो अब क्या करना है हमें, अच्छा तो ये y की वैल्यू क्या थी 30/एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 900/x⁴। ठीक है, एस इज इक्वल टू पाई एक्स अंडर रूट, एलसीएम ले लो, x⁴, तो ये हो गया अपर x⁴ प्लस 900। सही है, तो अब ये हो गया एस इज इक्वल टू पाई एक्स। तो अगर हम x⁴ का स्क्वायर रूट लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, है ना। ये हो गया अंडर रूट x⁴ प्लस 900/x⁴। तो आप चेक करो, प्रूफ कर लिया हमने। अच्छा एक और चीज, अभी हमने प्रूव नहीं किया, तो यहाँ से x कट भी रहा है, ये x काट दिया हमने, तो क्या बचा, s इज इक्वल टू पाई अंडर रूट x⁴ अपो प्लस 900/x। अब देखो हमने प्रूफ कर लिया, ये फॉर्म बन रही है आपके पास, हाँ यही फॉर्म बन रही है। ठीक है, शोन। सही है, आगे बढ़ते हैं पार्ट बी पे ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गिवन दैट x कैन वेरी एंड दैट s हैज अ मिनिमम वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच s इज अ मिनिमम। ठीक है, तो हमारे पास s का फॉर्मूला क्या बन निकाला है हमने, क्या दिया हुआ है हमें, s इज इक्वल टू पाई अंडर रूट x⁴ प्लस 900/x। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि एस हैज़ अ मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहा है। मतलब एक्स निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एट दिस मिनिमम वैल्यू, हमें ds/dx जो है इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम। उसके लिए हमें इस पूरे फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ds/dx 0 होगा। ठीक है, तो हमें ये डिफरेंशिएट करना है। और अगेन हमारे पास देखो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्वोशंट रूल। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी एक्स है, वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, तो हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। इसको आप ले लो u, इसको आप ले लो v। ठीक है, तो पहले हम u को डिफरेंशिएट करते हैं। u क्या है हमारे पास, पाई इंटू अंडर रूट x, या इसको इस तरह लिख लो, इसको आप इस तरह लिख लो। आपके पास जो है रूट, उसका मतलब क्या होता है, आपके पास जो रूट होती है उसका मतलब क्या होता है, हाफ ना, पावर हाफ। तो क्या मतलब हो गया, x⁴ x⁴ प्लस 900, और होल रूट क्या बन जाएगी, हाफ। ठीक है, तो इसको आप पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, पावर रूल अप्लाई करो यहाँ पर। तो हाफ x⁴ प्लस 900, पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब हाफ -1, तो -½ हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, यानी 6x⁵, क्योंकि इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल क्या है आपके पास, 6x⁵। तो ये आपके पास आ गया u का
डिफरेंशियल। अब निकालते हैं v का डिफरेंशियल। v क्या है हमारे पास, x है, तो v डैश क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है। अब अप्लाई कर दो क्वोशंट रूल टू फाइंड ds अपॉन dx। क्या होता है क्वोशंट रूल, वी यू माइनस यू, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है। तो वी यू मतलब वी ये रहा एक्स इंटू दिस वैल्यू। ठीक है। वी यू वी यू डैश, ठीक है, माइनस यू वी डैश, यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। वी क्या है, एक्स, तो वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया आपके, सिंप्लीफाई कर लो उसको, एक्स स्क्वायर, इसको ही मल्टीप्लाई कर लो आप। यहाँ पे जो है टू से बेसिकली आपके पास ये कट भी है, 3 हो गया। और एक्स, एक्स और एक्स के बराबर 5, क्या हो गया ये फर्दर, ये हो गया आपके पास एक्स की पावर 7, बल्कि 6x, ये हो गया 3x की पावर 7। ठीक है। इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 900 पावर माइनस हाफ। ठीक है। माइनस ये हो गया पाई इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 900 हाफ। सिमिलरली नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। तो इस पूरे को आप कर दो इक्वेट विद जीरो, क्योंकि डी एस अपॉन डी एक्स हम निकाल चुके हैं ये, इसको आप कर दोगे इक्वेट जीरो से। तो अब एक्स स्क्वायर वहां भेज दो, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, जीरो हो गया। ये हो गया 3x, 3x की पावर 7, एक्स की पावर 6 प्लस 900, और इसमें पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया, 3x की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 900 अंडर रूट। ठीक है। माइनस पाई अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 900 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स की पावर 6 प्लस 900, 3x 7, और ये माइनस पाई, और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लिया है क्योंकि हमने। तो ये रूट्स कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचा अंदर, एक्स की पावर 6 प्लस 900 बचा सिर्फ, इज इक्वल टू जीरो। ये वहाँ चला गया, जीरो हो गया। तो ये हो गया 3x की पावर 7 माइनस पाई एक्स की पावर 6 प्लस 900, सॉरी माइनस 900 पाई इज इक्वल टू जीरो। तो कांस्टेंट को उधर भेज दो, तो ये क्या बन गया आपके पास, 3x की पावर 7 माइनस पाई एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 900 पाई। ठीक है। और आपके पास x आप कॉमन निकाल लो, एक्स की पावर 6 कॉमन निकल जाएगा। तो ये हो गया 3x माइनस पाई इज इक्वल टू 900 पाई। तो देखो यहाँ पे अब जो है ना सही फॉर्म नहीं बन रही, मतलब एक्स सॉल्व नहीं हो रहा हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि हमने ऊपर कोई गलती की होगी। ठीक है। और चेक करते हैं क्या गलती की है हमने।
अब देखो जरा यहाँ पर ना, यू डैश निकालते हुए मैंने जो है क्या गलती की, क्या क्या ब्लेंडर मारा है कि मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पर, जबकि एक्स यहाँ पे क्यों नहीं आएगा ही नहीं। यहाँ पे तो पावर जो है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है ना, तो यहाँ आएगा हाफ पाई आएगा बेसिकली। यहाँ जो आएगा वो आएगा हाफ पाई। ठीक है, तो ये हमने एक्स लगा दिया गलती से, यहाँ पे आएगा हाफ पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ पाई इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 900 की पावर माइनस हाफ इंटू 6x की पावर 5। ये है इसका करेक्ट डिफरेंशियल। तो इसको हम अगर अप्लाई करेंगे विद द क्वोशंट रूल, तो अभी क्या हो रहेगा हमारे पास, हमारे पास क्या क्या हो रहेगा क्वोशंट रूल में। क्वोशंट रूल क्या होता है कि हम वी यू डैश करते हैं, वी मल्टीप्लाई बाय यू डैश, वी मल्टीप्लाई बाय यू डैश, वी मल्टीप्लाई बाय यू डैश, वी ये रहा और यू ये रहा, 1/2 हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस यू, माइनस यू, सही लिखा है ना यू तो, हाँ यू सही लिखा है हमने, माइनस यू मल्टीप्लाई बाय वी डैश, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दोबारा ट्राई करते हैं। तो ये देखो, डी एस अपॉन डी एक्स क्या बन गया, ये 2/2 236। ठीक है, तो ये एक्स की पावर 6 ही बन गया, मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 900 -1/2। ठीक है, और यहाँ 3 भी लगा दो क्योंकि 3 भी था ना कोफिशिएंट में। 3 पाई एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 900 की पावर माइनस -1/2, और माइनस ये हो गया पाई इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 900, हाफ इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, ये रहेगा बेसिकली, अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल, और इसको आपने इक्वेट कर दिया जीरो से, क्योंकि डी एस अपॉन डी एक्स आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। तो ये इसको आपने उधर भेजा, तो ये भी जीरो हो गया। तो 3 पाई एक्स की पावर 6, इस पूरे को आप ले आओ डिनोमिनेटर में और रूट लगा दो, क्योंकि हाफ का मतलब रूट होता है। तो हाफ एक्स की पावर 6 प्लस 900 माइनस पाई अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 900 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 900, 3 पाई x6 माइनस पाई इंटू रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो एक्स की पावर 6 प्लस 900 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है फाइनल, 3 पाई x की पावर 6 माइनस पाई x6 प्लस 900 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया 3 पाई x की पावर 6 माइनस पाई x की पावर 6 माइनस 900 पाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया 3 पाई x की पावर 6 माइनस पाई x की पावर 6 इज इक्वल टू 900 पाई। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकाल लो जो निकल रहा है। ठीक है, पहली बात तो जो पाई था ना, पाई तो कैंसिल हो जाएगा,
ये हो गया 3 पाई। पाई और जो है x⁻6 कॉमन निकल रहा है ना, पाई कॉमन निकल रहा है, और x⁻6 जो है वो कॉमन निकल रहा है। निकाल दिया आपने, क्या बचा अंदर? 3 बचा, 3 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल हो गया, तो x⁻6, 2 आ गया कोफिशिएंट, इज इक्वल टू 900। तो x⁻6 इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 2, मतलब 450। तो x की पावर, जो x बराबर हो गया 450 के, रूट के बाहर पावर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या इतना भी आप लिख दो तो काफी है, इतना भी लिख दो ना तो ये आपका आंसर काफी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डेसिमल में क्या आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो रूट के बाहर पावर लगाई 6, तो हमारे पास डेसिमल में आंसर क्या आ रहा है? 2.77 इज द आंसर इन डेसिमल। ये भी चलेगा, और ये जो फॉर्म है ये भी चलेगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया एक्स का। तो एक्स ही फाइंड करना था हमें, फॉर विच एस इज अ मिनिमम वैल्यू। और एस मिनिमम कब होगा? जब हमारे पास ds/dx 0 होगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस स्पेसिमेन का। इसमें क्या बोल रहा है कि द डायग्राम शोज पार्ट द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 9 - x इंटू x - 3 दिख रहा है हमें, एंड द लाइन y इज इक्वल टू k - 3 where k is greater than 3. The line through the maximum point of the curve parallel to the y-axis meets the x-axis at A. ठीक है, the curve meets the x-axis at B. ठीक है, and the line y is equal to k - 3 meets the curve at the point C. ठीक है, find the area of the shaded region. तो हम एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? बेसिकली ये एरिया शेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, इस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये निकलेगा बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन द कर्व विद द लिमिट्स दिस एंड दिस। ठीक है, और ये जो हिस्सा है, एरिया निकलेगा बाय सिंपली कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये सब करने के लिए उससे पहले हमें जो है, वी शुड नो द वैल्यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, बी एंड ए। तो हमें इनकी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स की। तो सी हमारे पास जो है वो ग्राफ, कर्व का एक पार्ट है, एक पॉइंट है। तो हमारे पास ये रही कर्व की इक्वेशन। तो हमारे पास सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? के, और वाई कोऑर्डिनेट k - 3 है, तो इसको आप पुट कर दो कर्व की इक्वेशन में। तो वाई क्या है? k - 3, एक्स क्या है? के, इसको हमने पुट कर दिया कर्व की इक्वेशन में। 9 - k इंटू k - 3। ठीक है, ये हो गया k - 3। अच्छा, k - 3 और k - 3 को उधर ले जाओ, आपके पास k - 3 और k - 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 इज इक्वल टू 9 - k, एंड -k इज इक्वल टू 1 - 9, विच इज इक्वल टू -8। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? k आ गया आपके पास 8। सही है, तो k आपके पास क्या आ गया? 8 आ गया। तो हेंस आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी भी आ गए। क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी?
8,5। 8,5 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब निकालते हैं हम बी के कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स की वैल्यू है ना, ये क्या आ गई आपके पास 8। अब यहाँ की निकालनी है एक्स की वैल्यू। और वो किस तरह फाइंड करेंगे आप? वो इस तरह फाइंड करेंगे कि अगेन आप ये कर्व की आपके पास इक्वेशन दी हुई है, 9 - x × x - 3। और ये बी जो पॉइंट है लाई कर रहा है ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस। तो ऑन एक्स एक्सिस वी नो कि वाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, -9 आ गई एक तो, और एक्स की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्राफ के राइट साइड वाला रीजन है, तो माइनस साइन तो पॉसिबल नहीं है। ये आपने कर दी रिजेक्ट वैल्यू। ठीक है। या फिर इवन नहीं, बल्कि एक्स, 9 - x का मतलब क्या है? 9 - x का मतलब है, 9 - x का मतलब है -x = -9। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 9। ठीक है। अब देखो एक x की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, और एक आ रही है 3। अब जाहिर सी बात है ये वैल्यू हमारे पास 8 है, तो x की वैल्यू जो b में होगी ना, वो 8 से तो बड़ी ही होगी ना। तो ऑब्वियसली 9 होगी। ठीक है। इट कैन नॉट बी 3, क्योंकि 3 अगर होती तो वो 8 से पीछे वाली होती, तो b यहाँ का ही होता। लेकिन b 8 से आगे, तो इसलिए हम जो x की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 9। तो हमारे पास b की भी एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वो आ गया 9। अब निकालना है हमें ए का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो ए का एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम चेक करें, तो हमारा जो ए है ना, वो लाई कर रहा है, जा रहा है टिल द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। तो जो हमारे पास कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वही हमारे पास ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। तो हम जो है कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट, जो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, किस तरह फाइंड करेंगे? हमें पता है भाई कि जो टर्निंग पॉइंट होता है, उसमें dy/dx क्या होता है, = 0 होता है। तो हम इस कर्व की इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से। तो ये हो गया, पहले से खोलो आप, ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करो। 9x - 27 -x², ठीक है, +3x =0 कर देंगे। तो 9x + 3x क्या होता है, 12x। ये होगा -x² +12x - 27। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, पहले इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये हो गया y। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा -2x + 12। और अब इसको हम कर देंगे इक्वेट 0 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6। x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास a का भी x कोऑर्डिनेट आ गया 6। ठीक है। तो हमारे पास a b और c सबके कोऑर्डिनेट्स सारे सारे आ गए। ठीक है। नाउ वी कैन इजीली अप्लाई द इंटीग्रेशन। और पहले हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके ये जो ये पार्ट है ना, इसको फाइंड करेंगे। किस तरह करेंगे फाइंड, कि हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विथ लिमिट्स अपर लिमिट होगी 9 और लोअर लिमिट होगी 8 ऑन दी कर्व इक्वेशन, जो कि है हमारे पास 9 - x × x - 3। और इसको हम खोल चुके हैं। तो ये क्या बन रही है, खोल की क्या क्या बनती है, -x² +12x - 27। तो इस पे अप्लाई करनी है हमें इंटीग्रेशन। तो पहले इसको आप इंटीग्रेट करो। ये हो गई -x⁻³ ठीक है, +12x² और -27x, और अप्लाई कर दो लिमिट्स। ठीक है। तो जैसे ही आप इनमें लिमिट्स अप्लाई करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट्स। ठीक है। ब्रैकेट -9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब
अपॉन 3 प्लस 12 मतलब 6। 12 डिवाइड बाई 2 होता है 6। तो ये हो गया 6। 9 का स्क्वायर माइनस 27 × 9। ठीक है। माइनस, अब जो है 8 डाल दो। -8 का क्यूब अपॉन 3 +6 8 की पावर स्क्वायर -27 × 8। तो आपके पास आंसर आ रहा है 8/3। ठीक है। तो 8/3 आपके पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है इस फिगर का, इस हिस्से का। ठीक है। और नाउ अब क्या करना है? अब जो है, आप निकाल लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किस तरह फाइंड निकालोगे? आपको ये पता है, लेंथ पता है। 8 - 6 क्या होता है? 2 इंटू हाइट भी पता है, क्योंकि सी का हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? K - 3 5। ठीक है। तो हाइट पता है 5, तो 10 आ गया। ठीक है। तो 10 + 8/3 विल बी द एरिया ऑफ द शेड रीजन। 10 + 8/3 विल बी इक्वल टू 38/3 इज योर आंसर इन फ्रैक्शन। या फिर आप उसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। 38/3 12.67 इज योर आंसर फॉर द शेयर्ड रीजन। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्यों इजी था? क्योंकि हमने पहले ये तय कर लिया भाई कि हमें क्या निकालना क्या है। हमें फाइंड करना था एरिया। तो हमने निकाल पता लगा लिया भाई कि एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे। हम एरिया को दो हिस्सों में हमने डिवाइड करा पहले तो। और ये हिस्सा निकाला हमने बाय अप्लाइंग लिमिट्स, इंटीग्रेशन ऑन दी इक्वेशन ऑफ द कर्व विद द लिमिट्स दिस एंड दिस। और जो आंसर आया उसको हमने ऐड कर दिया विद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। तो ये था हमारे पास स्पेसिमेन पेपर 2, जो था विद कैलकुलेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, क्योंकि हमारे पास इस साल सिलेबस चेंज हुआ है फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को। ठीक है। और कमेंट करो और फीडबैक। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लो मुझसे, या व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, वहाँ पूछ लो। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।